नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौहान। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 सजीवों में जनन। इस चैप्टर में हमने जो है अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं वो कंप्लीट की है। अब इसी चैप्टर में जो आगे का टॉपिक जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का तात्पर्य क्या है, किसे कहा जाता है, लैंगिक जनन का मतलब क्या है। देखिए, अलैंगिक जनन की जब हमने बात की थी तो अलैंगिक जनन में जो जनक होता है वो केवल एक ही होता है, जबकि लैंगिक जनन में जो जनक होते हैं वो दो होते हैं, जिसमें से एक नर और एक मादा जनक होता है। और इन दोनों जनकों के द्वारा जो है युग्मक का निर्माण किया जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। जब नर और मादा युग्मक बनेंगे तो उनका संलयन भी होगा, संयोजन भी होगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि लैंगिक जनन में जो है युग्मक संलयन की क्रिया होती है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक संलयन की क्रिया नहीं हो रही थी। और युग्मक संलयन क्रिया जब होगी तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण भी होगा, और उस युग्मनज में आगे चल कर के जो है समसूत्र विभाजन होंगे और बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होगा और नए जीव की उत्पत्ति होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि लैंगिक जनन में चूंकि नर और मादा युग्मक बनते हैं और दोनों युग्मकों में अपने जो जनक होते हैं उन जनक जीवों से जो है गुणसूत्र आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि मात्रक और पैतृक गुणसूत्रों का संयोजन होता है, तो जो संतान उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। तो अध्ययन कर रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन क्या है, किसे कहा जाता है। इस प्रकार के जनन में दो जनक जीवों के द्वारा, यानी कि नर एवं मादा जीव, ठीक है ना, दो जनक जीवों के द्वारा यानी नर एवं मादा जीवों के द्वारा नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो दो जनक जीव है, नर और मादा जनक जीव, और दोनों जनक जीवों के द्वारा जो है युग्मकों का निर्माण किया गया, जिसमें से एक नर युग्मक है तो दूसरा क्या हो जाएगा, मादा युग्मक हो जाएगा, ठीक है। दोनों युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज, तो युग्मकों का संलयन हुआ और युग्मकों के संलयन से क्या बन गया, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनजों का निर्माण होता है। और इसके बाद में क्या होगा कि युग्मनज में समसूत्र विभाजन होंगे, विदलन होगा, समसूत्र विभाजन होंगे और निर्माण होता है बहुकोशिकीय भ्रूण का, ठीक है। युग्मनज में विदलन एवं समसूत्री विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इसी भ्रूण के परिवर्धन से आगे चल करके एक नए शिशु का या नवजात शिशु का जन्म होता है, संतान उत्पन्न होती है। भ्रूण परिवर्धन के बाद नई संतति की उत्पत्ति होती है।
ठीक है। और लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान में क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हुआ लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में जो जनक थे वो दो थे, एक नर जनक और एक मादा जनक। नर और मादा जनक के द्वारा निर्माण किया गया युग्मकों का, फिर युग्मक संलयन की क्रिया हुई, युग्मनज का निर्माण हुआ और युग्मनज से आगे चल करके भ्रूण का विकास होता है और नई संतति उत्पन्न होती है। और लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नताएं भी पाई जाती है। तो ये है लैंगिक जनन के बारे में। अब लैंगिक जनन के साथ में हम ये पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कैसे? एक होता है जिसको कहा जाता है अंडज, दूसरा जिसको कहा जाता है अंडजरायुज और तीसरा जिसको क्या कहा जाता है? जरायुज कहा जाता है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्या लिख रहा हूँ मैं कि लैंगिक जनन करने वाले, ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों को 3 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब 3 श्रेणियों में कैसे? सबसे पहला जो आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अंडज। दूसरे नंबर पे जो श्रेणी है उसको क्या कहेगा? उसको कहा जाता है अंडजरायुज। और जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको कहा जाता है जरायुज। उसको क्या कहेंगे? जरायुज। अब क्या है तीनों में अंतर? अंडज। अंडज का मतलब क्या होता है? अंडज का तात्पर्य होता है कि ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, तो या यूँ कह सकते हैं कि अंडे देने वाले जो जितने भी जीव होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अंडज कहलाते हैं। जैसे पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है और प्रोटोथीरिया। इन जंतुओं में अंडे दिए जाते हैं तो ये अंडज कहलाते हैं। फिर शब्द आता है अंडजरायुज। अंडजरायुज का मतलब क्या होता है? ये ऐसे जंतु होते हैं जो अविकसित शिशु को जन्म देते हैं। जैसे बात करते हैं अपन मार्सुपियल्स की बात करें, जैसे कंगारू की बात करें तो कंगारू के उदर भाग में शिशुदानी पाई जाती है, ठीक है, मार्सुपियम थैली पाई जाती है। तो वो कंगारू जो होता है वो अविकसित शिशु को जन्म देता है और उस अविकसित शिशु को फिर अपने मार्सुपियम थैली में या शिशुदानी में उसको रखता है, ठीक है, और वहीं पर उसका आगे का क्या होता है? विकास होता है। तो वो जाएगा अंडजरायुज। फिर उसके बाद में आता है जरायुज। जरायुज का तात्पर्य ये ऐसे जंतु होते हैं जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, या हम कह सकते हैं कि पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने वाले जितने भी जंतु होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। चाहे नॉन प्राइमेट गण के जंतु हो चाहे प्राइमेट गण के जंतु हो, वो सब किस में आ जाएंगे? जरायुज में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अंडज की बात करते हैं। तो अंडज का मतलब क्या होता है? अंडज का तात्पर्य क्या हुआ? अंडे देने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है, ठीक है। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडज कहते हैं। तो अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं वही सब क्या कहलाते हैं? अंडज कहलाते हैं। और इसके जो उदाहरण आएंगे, उदाहरण क्या आ जाएंगे? पिसीज यानी मछली, एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया, सरीसर्प। तो पिसीज हो जाएगा, एम्फीबिया हो जाएगा, रेप्टिलिया हो जाएगा, एवीज और प्रोटोथीरिया। तो ये है अंडज। अंडज के बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है? अंडजरायुज आता है। अंडजरायुज के बारे में पढ़ते हैं। क्या है अंडजरायुज? किसे कहा जाता है? अंडजरायुज। तो अंडजरायुज का मतलब क्या है? किसे कहा जाता है अंडजरायुज? अविकसित शिशु को जन्म देने वाले जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडजरायुज कहलाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, अविकसित
अविकसित शिशु को जन्म देने वाले, अविकसित शिशु को जन्म देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? अंडजरायुज कहलाते हैं। अंडजरायुज कहलाते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा कंगारू। इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा कंगारू। और इसके बाद में आता है जरायुज। जरायुज का मतलब होता है पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने वाले जंतु जरायुज कहलाते हैं। तो अगली जो हेडिंग है वो है जरायुज। तो जरायुज का तात्पर्य आसान है, ठीक है। किसे कहा जाएगा जरायुज? पूर्ण विकसित शिशु को, पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने वाले, पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने वाले जंतु, जंतु क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। जरायुज कहलाते हैं, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल आएंगे, इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो है नॉन प्राइमेट तथा प्राइमेट जंतु, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के जनन में जो है नर और मादा युग्मक होते हैं। नर जनक के द्वारा नर युग्मक का निर्माण किया जाता है और मादा जनक के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है। और युग्मक निर्माण से पहले ध्यान रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक निर्माण से पहले कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर युग्मक जब बन जाते हैं तो दोनों युग्मकों का संलयन होता है, जिससे क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है। और युग्मकों के संलयन की इस क्रिया को निषेचन भी कहा जाता है। और युग्मनज में फिर विदलन समसूत्र विभाजन होंगे और बहुकोशिकीय क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। और भ्रूण परिवर्तन के बाद में जो है एक नई संतति उत्पन्न होती है और लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होती है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। फिर हमने कहा कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों को कितने श्रेणी में बांटा गया? 3 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन से? अंडज, अंडजरायुज और जरायुज। अंडे देने वाले जितने भी जंतु होते हैं अंडज कहलाते हैं। पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और प्रोटोथीरे इसके उदाहरण होंगे। और अविकसित शिशु को जन्म देने वाले जंतु हैं अंडजरायुज कहलाते हैं। उदाहरण आ जाएगा मैक्रोपॉस, कंगारू आ जाएगा इसका उदाहरण। और जरायुज का मतलब होता है पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। और इसका उदाहरण आ जाएगा नॉन प्राइमेट तथा प्राइमेट जंतु। अब इसके बाद में हम जो अगला टॉपिक इसमें लेंगे वो आ जाएगा इसमें जीवन चक्र की अवस्थाएं, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन करने वाले जो जंतु होते हैं उनके जीवन चक्र की जो अवस्था होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो अगला टॉपिक जो रहेगा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन चक्र की अवस्था। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र की अवस्था। जीवन चक्र की अवस्था। अब यहाँ पे बात की जाती है तो सबसे पहले जो जंतु होता है उसका जन्म होता है। जन्म के बाद में उसमें जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, फिर उसके बाद में प्रजनन अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये जीवन चक्र की क्या होती है? अवस्थाएं होती है। तो जीवन चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी हुई? सबसे पहले अगर बात की जाए तो जन्म, ठीक है ना। जन्म के बाद में शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रजननावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था
और अंततः क्या हो जाती है, जीव की मृत्यु हो जाती है। यही होता है। अब इसमें हमें जो मुख्य रूप से जो अध्ययन करना है, एक तो किशोरावस्था के बारे में और एक पढ़ना है प्रजनन अवस्था के बारे में। तो बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था की अगर बात की जाए जंतुओं में, तो इस अवस्था में क्या होता है, जंतुओं में क्या देखने को मिलता है कि उनके शरीर के जो अंग होते हैं उन अंगों की तीव्र वृद्धि और विकास होता है, जिसके उनकी जो ग्रोथ होती है वो तेज़ी से होने लगती है। अगर पादपों में बात की जाए तो पादपों में किशोरावस्था को कायिक अवस्था कहा जाता है। पादपों में किशोरावस्था को क्या कहेंगे, कायिक अवस्था कहेंगे, जिससे पादप के जो कायिक अंग होते हैं, जड़, तना और पत्तियाँ, उनका जो है तीव्रता से जो है विकास होने लगता है। फिर किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, चूंकि ये प्रजनन अवस्था से पहले आती है, इस वजह से इसको पूर्व प्रजनन अवस्था भी कहा जाता है। तो किशोरावस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, क्या है किशोरावस्था, किसे कहा जाता है, ले रहे हैं इसमें टॉपिक किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में हमने क्या अभी समझा वो यहाँ लिख रहे हैं। किशोरावस्था, इस अवस्था में जंतुओं के अंगों का या जंतुओं के अंगों में तीव्र वृद्धि एवं विकास, तीव्र वृद्धि एवं विकास होने लगता है। ठीक है। और पादपों में इस अवस्था को, पादपों में इस अवस्था को, अरे पादपों में इस अवस्था को कायिक अवस्था कहते हैं। कायिक अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। तो पादपों में इस अवस्था को क्या कहा जाता है, कायिक अवस्था कहा जाता है। ठीक है। और कायिक अवस्था के दौरान, कायिक अवस्था के दौरान पादपों के कायिक अंग, पादपों के कायिक अंग, जड़, तना और पत्तियों, जड़, तना और पत्तियों का तीव्र विकास तथा वृद्धि होती है, का तीव्र विकास एवं वृद्धि होती है। ठीक है। और किशोरावस्था कौन सी अवस्था से पहले पाई जाती है, प्रजनन अवस्था से पहले पाई जाती है, इस वजह से इसको पूर्व प्रजनन अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था को पूर्व प्रजनावस्था भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हुआ किशोरावस्था के बारे में। एक बार फिर से हम देखते हैं किशोरावस्था। इस अवस्था में जंतुओं के अंगों में तीव्र वृद्धि एवं विकास होने लगता है। पादपों में इस अवस्था को कायिक अवस्था कहते हैं। और कायिक अवस्था के दौरान पादपों के कायिक अंग, जड़, तना और पत्तियों का तीव्र विकास एवं वृद्धि होती है। किशोरावस्था को पूर्व प्रजनन अवस्था भी कहते हैं। अब इसके बाद में जो अगली अवस्था आती है उसको कहा जाता है प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था। अब प्रजनन अवस्था की बात की जाए तो जंतुओं में इस अवस्था के दौरान क्या होता है, जनन ऊतकों में जो है कह सकते हैं कि जो जनन ऊतक जो है पूर्ण विकसित हो जाते हैं और जंतुओं में जो लैंगिक परिपक्वता जो होती है वो प्राप्त हो जाती है। और अगर पादपों में बात की जाए तो पादपों में प्रजनन अवस्था के दौरान पुष्पन क्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात उसमें पुष्प लगने शुरू होते हैं। और अगर आवर्तबीजी पादपों की बात की जाए, पुष्पीय पादपों की बात की जाए तो उनमें लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पुष्प के द्वारा ही होता है। तो प्रजनन अवस्था में क्या कहा जाता है, जंतुओं में इस अवस्था के दौरान, जंतुओं में इस अवस्था के दौरान क्या होते हैं, जनन ऊतक पूर्ण विकसित
जनन ऊतक पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो जनन ऊतक जो होते हैं वो इस अवस्था में क्या हो जाते हैं, पूर्ण विकसित हो जाते हैं। और इसके साथ में ही जंतुओं में या जंतुओं में लैंगिकता, पूर्ण लैंगिकता को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है ना, लैंगिकता या पूर्ण लैंगिकता को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। और पादपों में इस अवस्था में क्या होगा, तो वो भी देखते हैं कि पादपों में इस अवस्था के दौरान, पादपों में इस अवस्था के दौरान पुष्पन क्रिया, कौन सी क्रिया, पुष्पन क्रिया, पुष्पन क्रिया होने लगती है। कौन सी क्रिया होने लगती है, पुष्पन क्रिया होने लगती है, जिससे पुष्पों का विकास होता है। और सबसे बड़ी बात कि आवर्तबीजी पादपों में या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा ही होता है, क्योंकि पुष्प में ही नर और मादा जननांग पुंसक और जायंग पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो लिखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पुष्पों के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रजनन अवस्था के बारे में अध्ययन किया। प्रजनन अवस्था में हमने क्या पढ़ा कि जंतुओं में इस अवस्था के दौरान जनन ऊतक जो होते हैं वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं, और जंतुओं में जो है पूर्ण लैंगिकता को प्राप्त कर लिया जाता है। और पादपों में इस अवस्था के दौरान पुष्पन क्रिया होने लगती है, जिससे पुष्पों का विकास होता है। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पुष्पों के द्वारा ही होता है। नोट कीजिएगा यहाँ तक।